खान सर को खान सर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? उनके दोस्तों का। क्योंकि हमने कभी सुना है आपको कहते हुए कि बहुत साथ दिया जब गरीबी के दिन, स्ट्रगल के दिन रहे होंगे। आपके दोस्तों का, आपके स्टूडेंट्स का, या कुछ ऐसे लोगों का जिनको हम नहीं जानते, या खुद खान सर का? अब पहले तो किसी को पता नहीं रहता है कौन टीचिंग में जाएगा। वैसे हमको फौज में जाना था। टीचिंग तो हमको अभी भी मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन फौजें पसंद है, टीचिंग नहीं। तो हमको ना जब स्टार्टिंग करना था तो 3 दोस्त थे मेरे, सोनू, पवन और हेमंत। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया और कोचिंग के लाइफ में लेके आया हमको हेमंत, खींच के ले गया, चलना भाई पढ़ो तो तनी मनी। तो वो बेगूसराय वाला एरिया आ जाता है ना थोड़ा उस टाइप का। फिर वहाँ से आदमी पढ़ाना चालू किया। अब पढ़ाते पढ़ाते कब आदमी इधर ही रह गया समझ में नहीं आया। किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि कौन क्या करेगा। हमको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस भी फील्ड में है, आपको कोई स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था कि हमको ये करना होगा। ये जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा। बॉलीवुड में भले कई खान्स के दबदबे की बात होती रही है, लेकिन कोचिंग में एक खान ऐसे भी हैं जिनका कोचिंग में दबदबा है। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैंस हैं जो अपने चकल्लस कोचिंग के चलते हमेशा वायरल होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। वो एक चीज थोड़ा सा हम कह दें कि वो कोचिंग नहीं है, वो मेरा परिवार है। उसमें पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो इट्स माय फैमिली है। तो शुरुआत करते हैं। खान सर को खान सर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? उनके दोस्तों का। क्योंकि हमने कभी सुना है आपको कहते हुए कि बहुत साथ दिया जब गरीबी के दिन, स्ट्रगल के दिन रहे होंगे। आपके दोस्तों का, आपके स्टूडेंट्स का, या कुछ ऐसे लोगों का जिनको हम नहीं जानते, या खुद खान सर का? अब पहले तो किसी को पता नहीं रहता है कौन टीचिंग में जाएगा। वैसे हमको फौज में जाना था। टीचिंग तो हमको अभी भी मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन फौजें पसंद है, टीचिंग नहीं। तो हमको ना जब स्टार्टिंग करना था तो 3 दोस्त थे मेरे, सोनू, पवन और हेमंत। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया और कोचिंग के लाइफ में लेके आया हमको हेमंत, खींच के ले गया, चलना भाई पढ़ो तो तनी मनी। तो वो बेगूसराय वाला एरिया आ जाता है ना थोड़ा उस टाइप का। फिर वहाँ से आदमी पढ़ाना चालू किया। अब पढ़ाते पढ़ाते कब आदमी इधर ही रह गया समझ में नहीं आया। तो किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि कौन क्या करेगा। हमको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस भी फील्ड में है, आपको कोई स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था कि हमको ये करना होगा। ये जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। अच्छा, आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, क्या आपको लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, कोडिंग की तरफ बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल पर अभी आपको लगता है क्या क्या चेंज होना चाहिए? क्या सोचते हैं खान सर? एजुकेशन सिस्टम में बस एक एजुकेशन और सिस्टम की कमी है। एजुकेशन, एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोग बच्चों के सामने एक बड़ा अच्छा सा भाषण दे देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। वो माँ बाप बना देते हैं अच्छा इंसान। वो अच्छे माँ बाप रहेंगे, अच्छा परिवार रहेगा, सराउंडिंग ठीक रहेगी, हो जाएगा। वहां पे क्या उसको भाषण दे रहे हैं? उससे जिंदगी का एक बहुमूल्य समय खींच लिए। आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। एक 4 साल अभी के टाइम पे ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी। वो इस ग्रेजुएशन और पीजी के दम पर कुछ ही ऐसे ग्रेजुएट डिग्री हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, आप इक्विवेलेंट करते हैं कॉलेज ग्रेजुएशन वाले से। उस 6 साल का टाइम उससे लेते हैं। उस 6 साल के बीच में वो जब कंप्लीट करके आता है तो वो समाज में कुछ नहीं कर पाता है। वो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उस 6 साल के बीच में उसे कितना हम स्किल्ड सिखा सकते थे। हर साल अगर 2 स्किल्ड भी सिखाते, 6 महीना बहुत होता है स्किल्ड के लिए, 6 अगर स्किल्ड सिखाते, आज हम लोग किसको, चाइना को ओवरटेक कर रहे होते। आज हमारे पास स्किल्ड की इतनी कमी है जिसका कोई हद नहीं। गांव में आप किसी से कह दीजिए एक टोस्ट बना दो, ब्रेड बना दो, नहीं बना पाते। उसमें क्या चीज रखा है? वो मशीन की खेल है, फर्मेंटेशन है, मशीन बना के दो। गांव में आज कोई ब्रेड खाने जाएगा तो उसको कहेगा फोटानी भइले तो तरह, मतलब इस लेवल का चीज है। तो हम लोग को स्किल जरूरी पड़ा। इंडिया एक ऐसा जगह है, एजुकेशन हम लोग का मेंटल लेवल को अपलिफ्ट करता है, लेकिन परिवार भी तो है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज भी कराना है, अपना पेट भी भरना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो स्किल्ड हमें तुरंत पैसे दे सकता है। एजुकेशन उस चीज को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। भाई पहले हम खड़े होंगे तब तो दौड़ेंगे। एजुकेशन है तो तुम दौड़ उसको, यार तू उतार देगा हाथ पैर उसका। तो ये चीज होना चाहिए। किस लेवल पे हमारे यहाँ गरीबी है। आज हम लोग ताज होटल में बैठ के
ताज होटल में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि ट्रेन की जनरल डिब्बा कैसे ठीक होगा। कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप कई बार कहते हैं वहां जाके ये देखना पड़ता है कि भैया ऊपर से कुछ ना गिर जाए। बिहार सरकारी स्कूल में गेट बंद हो या ना हो, हम लोग की एंट्री हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं, 50 रास्ते खुले होते हैं, किधर से कूद के भागना है हम लोग को पता होता है। यहाँ मेरा छोटा सा फूट गया, यहाँ पे ना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऊपर से एक टूट के गिर गया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है। आप देखिए कि अगर गांव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है, ये गरीबी है। और वहां हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो। वो परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा। और बढ़िया। अच्छा, चूंकि बहुत ही बढ़िया बातें कर रहे हैं, आपको 24 घंटे के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्या आप सबसे पहले बदलाव करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फिल्मों में ही है। आप देखिए, आप किसी पायलट को टेम्पू दे दीजिए, टेम्पू, और कहिए उड़ा दे इसको, वो रनवे पे दौड़ते रह जाएगा, नहीं उड़ेगा वो। बहुत बढ़िया। मूस मोटैयन लोढ़ा होयन, हाथी घोड़ा थोड़े होयन। ये क्या मतलब बना के रखे हैं लोग। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक टॉप लेवल चेंज कर देंगे तो सारा सिस्टम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कितनी परेशानियां हैं। एजुकेशन सिस्टम को ना, शिक्षकों की भाषा मतलब समझ में नहीं। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो कार्य बोलने की जगह टीचर कार्य बोलता था, तो हमको समझ में नहीं आता करना क्या है यहाँ पे। तो हमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस बना के रख दिए, इतना प्रोटोकॉल बना के रख दिए हैं। आज 90% स्टूडेंट, उनको अगर क्लास में कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, टीचर बोलेंगे समझ में आ गया तो हाथ उठा देगा। टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस टॉपिक पे फंसेगा और किस टॉपिक पे नहीं फंसेगा। टीचर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बता सकता है कि ये टॉपिक हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया हुआ। आपने जीएस में ये चकल्लस तरीके से समझाने का फॉर्मूला निकाला, ये कब आया सबसे पहले प्लान में कि भैया ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ आएगा जीएस? हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तो टीचर लोग इतना लंबा लंबा बात बोलते थे, लोग समझ में नहीं आता था क्या बोले लोग। हम लोग को लगता था कि हम लोग पैदाइशी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो गया हम लोग में, कुछ लगता है पाठ पूर्जा कम है दिमाग में, समझ में उतना नहीं आता था। उसमें कुछ दोस्त सब जब हम लोग को समझाना चालू किए ना, तब समझ में आया कि भाई ये टीचर लोग जो है ना, ये गड़बड़ मतलब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक टीचर से ज्यादा उसका एक दोस्त बन के पढ़ाइए, फिर देखिए वो अपनी हर एक कमजोरियों को बताएगा वहां, और वो रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रेस्पेक्ट किसका करता है? इंसान, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उसको लग जाएगा यार ये इंसान ने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया, तुरंत वो रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोविड के बाद जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पहले तो आप एक आम शिक्षक रहे होंगे, लेकिन क्या आप अकेले बैठ के खान सर सोचते हैं कि भैया आप ठीक ठाक आ गए हैं, आगे क्या क्या करना है हमें अगले 10 सालों में? एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है आपको? हमारा उद्देश्य यही था। एजुकेशन जब पढ़ाना हम चालू किए थे तो मेरे जिस बैच का फीस आज से 10 साल पहले भी 200 रुपये था ना, आज भी 200 रुपया है। और अगर उसका 10,000 भी करें तो पढ़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं लूट पा रहे हैं। ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके पास मौका है फिर भी आप उसको साइड कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए ना कि एक मजदूर को भी समझ में आ जाए, कि मजदूरी करके भी आए ना तो समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो देखते थे कि तुम कल का क्लास नहीं किए बाबू, आज समझ में नहीं आएगा। क्या चीज बता रहे? तो घर का ढलैया कर रहे हैं क्या कि दूसरा तल्ला नहीं ढाले तो तीसरा नहीं ढलाएगा? ये कोई बात है? क्यों नहीं समझ में आ सकता है? हाँ, थोड़ा लिंकेज होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता, तो बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया। तो एजुकेशन इतनी आसान होनी चाहिए, किसी को समझ में आए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके, और जो भाषा शैली ये और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। अभी हाल ही में रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बताते हैं। तो बिहार में एक एग्जाम हुआ बीपीएससी, वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस होता है। इसलिए आपने काफी प्रोटेस्ट भी किया? अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि इंक्वायरी बैठा दी गई हमारे ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 6 महीना पहले दे दिए थे। तो हम तो कभी कभी डर लगता है कि इतना भी क्वेश्चन ना आ जाए कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। तो बस यही मेरा 3 उद्देश्य है, और एजुकेशन को एकदम सस्ता करना है। अब मेरे यहाँ जैसे बिहार है, वहां से हजारों की संख्या में बच्चे कोटा जाते थे,
और कोटा में ना ऐसा हो गया था कि ये बच्चा आया है, लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट, निकाल इससे पैसा निकालो, हॉस्टल, मेस, ये वो। हम लोगों ने क्या किया कि ना कुआं प्यासा के पास जाए, ना प्यासा कुएं के पास आए, जगह जगह कुआं खुदवा दे, जो जहां है वहीं से पानी लो। तो कोटा से जितने टीचर्स थे उन लोगों को हम लोगों ने पटना लाए, एफोर्डेबल बनाए, और आज वही फीस जो कोटा में 2.5 लाख 2 लाख थी, एग्जैक्ट वही टीचर से हम लोग ने पटना में पढ़ा दिया। 2-3 हजार रुपये वो ऑनलाइन दे के पढ़ सकता है, यूपीएससी में भी वही कर सकता है। तो उद्देश्य यही है कि एजुकेशन आसान, सस्ती और समझ में आए सबको। आपके इतने अच्छे विचार हैं। एक बहुत पॉपुलर कोचिंग वाले थे ओझा जी, जो राजनीति में जा चुके हैं, तो क्या लगता है कि खुद जब अकेले बैठते हैं कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना फैसला होगा ये भविष्य में? हमको उस समय उतना इंटरेस्ट, आज इन्होंने मना कर दिया राजनीति में नहीं आएंगे। देख लोग से झगड़े रहता है अभी तो हमको, तो बिहार गवर्नमेंट में तो हमको पता नहीं, ऐसा बिहार के लगता कई है नेता इन पे आरोप लगाते हैं कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में आते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया नहीं आना चाहेंगे। तो ये क्लियर कर दिया आज इन्होंने, तो क्लियर कर दिया आपने। हमको ये नहीं समझ में आता है, जो पूछ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग आ जाएं या डरते हैं कि ना आए। और इतना तो हम जरूर कहते हैं कि हम लोग को इधर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, और ये कोई राजनीति में जाता है तो छुपके से नहीं जाता है। लेकिन जो अभी के टाइम पे हैं, एट प्रेजेंट जिस तरह से चल रहे हैं, उन लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से काम करो, वरना किसी दिन ये पढ़े लिखे लोग अगर उधर घूम गए ना, तो उन लोग का हाल, वर्तमान नेताओं का हाल वही हो जाएगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ था, वो टकटकाते रहेंगे, वो सांप वाला गेम खेलते खेलते। बहुत बढ़िया। तो एक फिल्म आई है छावा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? फिल्म में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीचर है, नहीं देखी है। एक सवाल उठता है, लगातार उठता रहता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली, उतनी महाराणा प्रताप, शिवाजी को नहीं मिली। आपको क्या लगता है? आप एक शिक्षक हैं, क्या राय रखते हैं इस पे आप अपनी? ना, हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक रिस्पेक्ट का और जो सिलेबस का बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, इस बात पे हम कहते हैं। इंडिया में क्या हुआ था ना कि जो इंटरनल राजा थे उनका ना डिवाइडेशन इतना ज्यादा हो गया था कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये, आप देखिए हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आपको राजा नहीं मिलेगा। तो जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे, उनका योगदान इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के शासकों ने, छतरानियों ने 500 साल तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब उनका किला गिरा, राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत उनकी आज जो वो लोग भले भगवान नहीं है, ये बात हम मानते हैं कि वो लोग भले भगवान नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानी का नतीजा है जो भगवान बचे हुए हैं लोग।